हमने लास्ट टाइम इससे पहले ख़त्म कर लिया था स्पेक्ट्रम में। अब हम आगे शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वास्को ड गामा। देखो, वास्को ड गामा जो है उसके अंडर में 3 शिप आई थी। जो कौन लेके आया था? गुजराती पायलट जिसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। अगर ये नहीं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश तक आने के रास्ते में मदद करी थी। किसकी? वास्को ड गामा की। यानी वास्को ड गामा को भारत तक आने के लिए जिस पर्सन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी थी, उस पर्सन का नाम था, गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। कहाँ पे? कालीकट में। कालीकट कब? मई 1498 में। यानी जब वास्को ड गामा शिप से आ रहे थे, 3 शिप से वो एराब कर रहे थे, तो उनके साथ में वो कालीकट पहुँच चुके थे, केप ऑफ गुड होप तक पहुँच चुके थे। सॉरी, कालीकट नहीं, केप ऑफ गुड होप तक पहुँच चुके थे। उसके बाद उनको जो गाइड किया वो किसने किया? गुजराती पायलट ने, जिनका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। वो उन्हें कहाँ तक लेके गए? हमारे साउथ इंडिया कॉर्नर के कालीकट तक लेके गए। कब? मई 1498 में। और उन्होंने ही हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक फैक्ट डाला, सबसे फैक्टिंग कोड से ही डाला, क्योंकि ये इसी के थ्रू क्या हुआ? अनदर रूट पता चला हमें, अनदर सी रूट हमें पता चला कहाँ तक पहुँचने का? इंडिया तक पहुँचने का। किसको? यूरोपियंस में भी किसको? पुर्तगाल से जो अराइव करके आए थे वास्को ड गामा, इनको। ठीक है। तो हिंदू रूलर था उस समय कालीकट पे जब ये पहुँचे थे, तो उस समय एक राजा वहाँ पे राज कर रहा था, उसका नाम था जमोरिन। ठीक है। उसको समुद्री भी लिखा हुआ है, जमोरिन उस राजा का नाम था जो उस समय कालीकट में राज कर रहा था। हालांकि यूरोपियन का उस समय इंटेंशन इस तरीके का नहीं था, रूल करने टाइप का, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, अपने किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्होंने क्या करा? कालीकट की पोजीशन को बहुत इंटरपोर्ट किया उन्होंने। जो वास्को ड गामा थे उनके साथ में, वास्को ड गामा के साथ में उन्होंने, जमोरिन ने काफ़ी फ्रेंडली जो नेचर था वो फ्रेंडली नेचर रखा और काफ़ी फ्रेंडली नेचर बिहेव किया उन्होंने। उसके बाद जो अरब ट्रेडर थे, ठीक है, और जिनका गुड बिजनेस था मालाबार कोस्ट पे, है ना। गुड बिजनेस का मतलब क्या? जो पहले अरब का ही सबसे ज़्यादा व्यापार चल रहा था, ठीक है ना। रोमन एम्पायर जब ख़त्म हो गया था, तो रोमन एम्पायर के बाद में किसने शासन करना शुरू कर दिया था वहाँ पे? मुस्लिम्स ने। अरब कौन थे? मुस्लिम्स से। रोमन एम्पायर भी खंडित हो गया, अरब्स ने वहाँ पर शासन कर लिया मुस्लिम्स ने, और कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। तो अरब्स का ही उस समय सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट था कहाँ पे? हमारे इंडिया के कालीकट के पास, जो मालाबार कोस्ट है, उस मालाबार कोस्ट के पास में अच्छा बिजनेस चलता था। किसका? अरब्स का। तो अब जो पोर्तुगीज़ थे उनका इतना तो आसान नहीं था पोर्तुगीज़ के लिए कि पहले से जहाँ पर कोई ट्रेड कर रहा है अरब्स कालीकट मालाबार कोस्ट पे, वहाँ पर जाकर के पोर्तुगीज़ अपनी जो सत्ता है, अपना जो ट्रेड है, वो इतनी जल्दी स्टेबलाइज़ कर लें। ऐसा नहीं हो सकता था। तो काफ़ी सेंचुरीज़ लगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ गए, मतलब इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए न्यूमेरियस पार्टिसिपेंट आ गए काफ़ी सेंचुरीज़ के लिए। जैसे इंडियंस थे, अरब्स थे, अफ्रीकन थे ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है ना। चाइनीज़, जैपनीज़, ये भी थे, ये ना, ये सब भी पार्टिसिपेंट थे हमारे यहाँ पे। तो इन सब ने टैक्टिकल रूल्स कंडक्ट करी, है ना। क्यों कंडक्ट करे भाई? वो जानते थे इंडिया के साथ व्यापार करने में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए साथ साथ में जो डोमिनेंस बिहेवियर है उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्टिकल रूल्स फॉलो करे हर एक व्यक्ति ने, क्योंकि सभी को प्रॉफिट लगता था इंडिया के साथ में ट्रेड करने में। तो जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने चेंज किया, वो चाहते थे मोनोपलाइज़ करना, ठीक है ना, मोनोपलाइज़ करना ईस्टर्न ट्रेड पे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न ट्रेड था मालाबार, वो तो अरब्स के कंट्रोल में था, ठीक है ना। तो पोर्तुगीज़ चेंज दैट, दे वांटेड टू मोनोपलाइज द हुबली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल जो प्लेस थी वो कौन सी थी? ईस्ट वाला था, यानी ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था, ठीक है। तो वो उस जगह को मोनोपलाइज का मतलब क्या था? उस जगह पर केवल ट्रेड करने का अधिकार केवल वही अपना ही रखना चाहते थे, ठीक है ना, ईस्टर्न ट्रेड पे। हाँ, बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर, वहाँ से वो चाहते थे कि जो अरब्स हैं, जो अरब कॉम्पिटिटर हैं ईस्टर्न ट्रेड में, उन अरब कॉम्पिटिटर को क्या करें? स्पेशली उन्हें हटा दें, उन्हें एक्सक्लूड कर दें, उनसे जो कॉम्पिटिशन है उसे ख़त्म कर दें, और ईस्टर्न ट्रेड पे अपनी मोनोपोलाइज प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो शुरू कर दें। ऐसा पोर्तुगीज़ का एम था। वास्को ड गामा जो थे वो इंडिया में रहे 3 महीने तक। कब तक रहे? स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ। जब वो वहाँ से पोर्तुगल वापस आए तो अपने साथ बहुत सारे रिच कार्गो लेके आए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या करा? उन्हें यूरोपियन मार्केट के जो मर्केंडाइज है उनको बेच दिया, व्यापारियों को बेच दिया, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर बेचा। भाई वो 3 महीने हमारे भारत में रह कर के गए, तो वहाँ से जो उन्होंने कार्गोज़ लिए, यानी जो भी उन्होंने मसाले वगैरह सामान जो लिया वहाँ से हमारे इंडिया से, उस 3 महीने में जो सामान लिया उसको वापस पोर्तुगल में जा कर के यूरोप के मार्केट में, यूरोप के जो व्यापारी मर्केंडाइज उनको बेचा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू द पेपर ट्रेड वाज मेड क्लियर बाय द फैक्ट दैट एल्सवेयर द यूरोपियन हु हैड टू बाय थ्रू मुस्लिम मिडलमैन would have to spend 10 times as much for the same amount of paper।
अब उन्हें वहाँ जाके सामान लाने के बाद ये तो अच्छे से पता चल गया कि वो सामान जो अरब जो हैं, अरब की वजह से उनको मुश्किल से 2-3% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो डायरेक्ट उस सामान को इंडिया में ला करके अगर उसका ट्रेड करते हैं तो उनको उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बीच में मुस्लिम मिडल मैन आ रहे थे वहाँ पे। अब बीच में मुस्लिम जो मिडल मैन से अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? उसी पेपर पे, उस पेपर को जिसको वो मिडल मैन के थ्रू लेके जा रहे थे, और दूसरा जो उस पेपर को मिडल मैन के। अब नॉट सरप्राइजिंगली अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स ऑफ यूरोपियन नेशन वर टेम्प्टेड टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली। अब ये कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि इतना ज़्यादा हाईली कोई भी अगर ट्रेडर जो है, मर्केंटाइल जो है प्रॉफिट देखेगा तो उसका भी क्या होगा, उसका भी अटैम्प्ट यही होगा कि वो इंडिया में आए और इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करें, ना कि थ्रू मिडल मैन की। क्योंकि मिडल मैन के थ्रू अगर वो ट्रेड करेगा तो क्या होगा, उसको जो प्रॉफिट हो रहा था परसेंटेज प्रॉफिट की कम हो जाएगी, क्योंकि आधा जो वो प्रॉफिट है वो तो मिडल मैन ही ले जाएगा। ठीक है ना। तो अ वॉयज वाज अंडरटेकन बाय पेड्रो अल्वारेज कैब्रल टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस, नेगोशिएटिंग एंड स्टेबलाइजिंग अ फैक्ट्री एट कालीकत। अब क्या है, वॉयज मतलब जो शिप के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं उनको बोला जाता है। तो जो वॉयज थे अब वो किसके अंडर में गया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। अब ये व्यक्ति जाएंगे वास्को डी गामा के बाद में, ये व्यक्ति जाएंगे, इनका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है ना। और ये क्यों गए, मसालों का व्यापार करने के लिए। और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे बातचीत की, किस बारे में बातचीत की, उन्होंने वहाँ पे जाके बातचीत की कि वो अपनी एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कहाँ पर, कालीकट में। ठीक है ना। वो वहाँ पर कब पहुँचे थे, वो पहुँचे थे वहाँ पे सितंबर 1500 में, सितंबर 1500 में पहुँचे थे। क्या नाम था उनका, पेड्रो अल्वारेज कैरल। ठीक है ना, कैब्रल, सॉरी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो नाम के व्यक्ति थे वो सितंबर 1500 में पहुँचे कालीकट। उनका इंटेंशन क्या था, वहाँ जाके नेगोशिएशन करने के बाद में वहाँ पे एक फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन ऑक्यूपाई करना। और क्यों खोलना है, उनको ट्रेड करना था, किससे ट्रेड करना था, स्पाइसेस, मसालों से ट्रेड करना था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है। अब क्या होता है, अब एक इंसिडेंट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसमें, पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री जो कालीकट में थी उन पे अटैक कर देते लोकल रूलर्स। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो वहाँ पे जब पोर्तुगीज़ ने कालीकट में फैक्ट्री खोली तो वहाँ पे जो लोकल रूलर्स उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे अटैक कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पोर्तुगीज़ थे उनकी डेथ हो गई। वहाँ के लोकल लोगों ने जब पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री पर अटैक करा तो जो पोर्तुगीज़ के जो मेम्बर वहाँ काम कर रहे होंगे उन सब पे क्या हो गया, उन सब की जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इन रिटेली सॉरी अब in retaliation, Cabral seized a number of Arab merchant ships anchored in the harbour and killed hundreds of their crew beside confiscating their cargo and burning their ship. अब इसके बदले में क्या होता है, कैब्रल क्या करता है, बहुत सारे अरब मर्चेंट की शिप को क्या कर लेता है, सीज़ कर लेता है। ठीक है ना। बहुत सारे अरब मर्चेंट की जो शिप है उन्हें सीज़ कर लेता है और कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को उनके जो शिप वगैरह थी उनको कन्फिस्टिकेट कर देता है, उनको जला देता है। मतलब काफ़ी एक तरीके से बदला लिया गया। ठीक है ना। उनकी शिप को, उनके कार्गोज़ को कन्फिस्टिकेट किया गया, उनको किल्ड किया गया और उनका रिटेलिएशन किया गया, इसका बदला लिया गया। और मर्चेंट जो शिप से और उनका जो इस तरीके से उन्हें जला दिया गया, मतलब पूरी तरीके से एकदम तरीके से बदला ले लिया गया उन्होंने, कि जिस तरीके से तुमने हमारा मारा उससे भी तरीके से 100 से ज़्यादा लोगों को कन्फिस्टिकेट करके बर्न कर दिया। कालीकट को जो है बॉम्बार्ड किया गया, किसने, कैब्रल ने क्या करा, कालीकट पे क्या कर दिया, बॉम्बार्डिंग कर दी, मतलब बॉम्ब वहाँ पे थ्रस्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, जो कैब्रल होता है वो सक्सीड हो जाता है किसमें, ट्रीटी करने में। वहाँ का जो लोकल रूलर था, वहाँ का कोचीन और कैन्नानोर का, तो कोचीन और कैन्नानोर का जो वहाँ पे उस समय रूलर था, जो रूल कर रहा था कोचीन और कैन्नानोर में, उस रूलर के साथ में अच्छी ट्रीटी, एडवांटेजियस ट्रीटी, मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रीटी जिसमें तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, ऐसी ट्रीटी करने में क्या हो गया, वो सक्सीड हो गया। कौन सक्सीड हो गया, कैब्रल। पूरा नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो ये सक्सीड हो गया कहाँ पे, कोचीन और कैन्नौर की जो प्लेस है, लोकल रूलर है वहाँ पे, उनके साथ ट्रीटीज़ करने में, एडवांटेजियस ट्रीटी करने में सक्सीड हो गया। जो वास्को डी गामा था उसने दोबारा से इंडिया में आया, कब आया, पहले आया 1498 मई में और अब आएगा 1501 में, यानी कितने साल बाद, 3 साल बाद फिर से वास्को डी गामा कहाँ आता है, इंडिया में आता है 1501 में। तो ज़ैमोरिन जो होता है उसको डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ द पोर्तुगीज़, लेकिन जो वहाँ पर ज़ैमोरिन रूलर था वो मना कर देता, मतलब वो बोल देता है कि मैं जो है अरब मर्चेंट के फेवर में, टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ द पोर्तुगीज व्हेन वास्को डी गामा कंबाइंड कमर्शियल गीड विद फैरसिस हॉस्टिलिटी एंड वीकन वेनिजेस ऑन अरब शिपिंग वेरेवर ही कुड। अब ये था कि जब उसने देखा था कि किस तरीके से क्रूअल अटैक किया गया था वास्को डी गामा, मतलब पोर्तुगीज़ के द्वारा, तो उसने क्या करा था,
उसने जो अरब मर्चेंट है उन्हें वहाँ से एक्सक्लूड करने के लिए, यानी अरब मर्चेंट जो अरब व्यापारी थे उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर करने के लिए जो वास्को ड गामा से मना कर दिया कि नहीं, मैं इन लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं करूँगा, जो कि किसके फेवर में था, पोर्तुगीज़ के फेवर में था कि उनका अगर व्यापार बाहर हो जाएगा तो उनका व्यापार फिर अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन जब वास्को ड गामा ने कंबाइन करा कमर्शियल ग्रीड को और पैराशूटिक हॉस्टिलिटी को, तो रैकेंड वैगन्स ऑन अरब शिपिंग वेरेवर ही कुड, उसने क्या करना शुरू करा, जहाँ कहीं पे भी उन्हें अरब की शिप मिलती थी क्या करते थे वो उस पर अटैक कर देते। तो एक तरीके से अपनी हॉस्टिलिटी, अपनी जो दुश्मनी है वो बहुत बेकार तरीके से वो निकालने लगे, क्योंकि जहाँ भी उन्हें अरब की शिपिंग मिलती थी वहाँ पर ही वो क्या कर देते, अटैक कर दिया करते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जैमोरिन दस बिकम टोटल एंड कंप्लीट, अब रप्चर विद द जैमोरिन दस बिकम टोटल एंड कंप्लीट। अब क्या होता है, वास्को डी गामा जो होते हैं एक ट्रेडिंग फैक्ट्री खोल देते हैं कन्नानौर में। ठीक है, कन्नानौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री खोलते हैं कौन, वास्को डी गामा। धीरे धीरे करके कालीकट, कैन्नौर, कोचीन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं कहाँ के, पोर्तुगीज़ के। कौन से, कैन्नौर, कोचीन और कालीकट, तीनों के तीनों। धीरे धीरे करके क्या होता है, जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। और पोर्तुगीज़ को क्या हो जाता है, अपनी जो फैक्ट्री, अपनी जो सेंटर है उनको फोर्टिफाई करने की परमिशन मिल जाती है। फोर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं भी तुमने अपना फैक्ट्री खोली है उसके चारों ओर तुम क्या कर सकते हो, दीवारें लगा सकते हो, जैसे कि तुम अपना एक एरिया तरीके से फोर्टिफाई कर लो, कंट्रोल कर लो, प्रोटेक्ट कर लो। तो फोर्टिफिकेशन की जो परमिशन थी वो पोर्तुगीज़ को मिल गई थी अपने फैक्ट्री एरिया को फोर्टिफाई करने की। अब देखते हैं, अब दूसरा व्यक्ति क्या है, जो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इससे पहले आपने जो पढ़ा था अभी व्यक्ति इंपॉर्टेंट था, जो 1500 सितंबर में आया था इंडिया में कालीकट में, जिसने फैक्ट्री खोलने के लिए फैक्ट्री खोली थी, नेगोशिएशन भी किया था। उसका नाम क्या था, पेड्रो एल्वारेज कैरल। ठीक है ना, बाद में लोकल रूलर्स ने अटैक कर दिया तो उसका बदला लेने के लिए उसने भी क्या करा, जो पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री थी और जो अरब की फैक्ट्रीज थी और शिप्स थे वो कन्फिस्टिकेट करा, बंद करा। ठीक है ना, उसके बाद में वास्को डी गामा दोबारा आया 1501 के अंदर। उसने कैन्नौर, कैलीकट और कोचीन तीन जगह फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले ली वहाँ के राजा से। धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री करना, फोर्टिफिकेशन करने की भी उसने परमिशन ले ली थी। ठीक है, टोटल तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उनकी शुरू हो गई थी। अब जो अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन है उसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में पढ़ते हैं। तो 1505 की बात है, जो पोर्तुगल का राजा था उसने गवर्नर को अपॉइंट करा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है ना, उसने उसको पूरे इक्विपमेंट भी दिया, अच्छा खासा फोर्स भी दिया, क्यों, जिससे कि वो पोर्तुगीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसे कहाँ पर भेजा गया, इंडिया में एज ए गवर्नर भेजा गया। यानी वहाँ पोर्तुगल का जो राजा था उसने फ्रांसिस डी अल्मेडा को 1505 में इंडिया भेजा। और क्या करने के लिए भेजा, पोर्तुगीज़ के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए विद इक्विपमेंट के साथ में उसको भेजा। और कितने टर्म के लिए भेजा, 3 साल के टर्म्स के लिए भेजा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे। ठीक है, तो उनसे कहा गया था कि तुम वहाँ पे जाकर के पोर्तुगीज़ की जो पावर है इंडिया के अंदर उसको क्या करो, कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, जो पावर बिखरी हुई है उसे कंसोलिडेट करो, उसे इकट्ठा करो, एक तरीके से उसे मजबूत करो। ठीक है ना, इंडिया के अंदर। और जो मुस्लिम का ट्रेड है जिस पे मुस्लिम्स ने जो सीज कर रखा है एडन, ऑरमुज और मलक्का, उनको डिस्ट्रॉय करो। यानी मुस्लिम का जो ट्रेड है जो वो 3 तरीके से जगह से करते हैं, एडन, ऑरमुज और मलक्का। एडन, ऑरमुज और मलक्का तीनों ही प्लेस से क्या करो, मुस्लिम का जो ट्रेड है उसको ख़त्म करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। उन्होंने उसे एडवाइस भी दी क्या, कि वो ही वॉज ऑल्सो एडवाइज टू बिल्ड फोर्ट्रेस एट अंजादीवा, है ना, अंजदीवा, कोचीन, कैनार और किलवा। उसे भी बोला गया कि तुम फोर्ट्रेस भी बनाना। कहाँ पे, कौन कौन सी जगह फैक्ट्री थी, अंजदीवा, ठीक है ना, अंजदीवा, कोचीन, कैनोर और किलवा। ठीक है ना, अब वो वॉट अल्मेडा हाउएवर एनकाउंटर्ड अलोंग विद द अपोजिशन ऑफ द जैमोरिन वाज अ थ्रेट फ्रॉम द मेमिलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। अब क्या होता है कि अल्मेडा जो होता है वो उसकी इरादे क्या थे, पहले तो फोर्ट्रेस करना चाहता था वो, कहाँ पे, अंजदीवा, कोचीन, कैनोर और किलवा के अंदर। अंजदीवा और किलवा थोड़ा सा नया नाम है तो इसको याद रखना है, अंजदीवा और किलवा, बाकी कोचीन और कैलोर। ठीक है ना, लेकिन वो जानता था कि अल्मेडा की अगर उसने एनकाउंटर करेगा तो हो सकता है जैमोरिन उसका अपोजिशन करे, क्योंकि अगर जो अरब्स का व्यापार वहाँ से कम होगा तो जैमोरिन का लॉस होगा, है ना। तो जैमोरिन का जो अपोजिशन था उसको एनकाउंटर करने से अल्मेडा को थ्रेट लग रहा था। और थ्रेट कहाँ से भी था, थ्रेट जो था वो इजिप्ट का सुल्तान जो था मामलुक, क्योंकि अरब का राजा था होगा, है ना, मुस्लिमों का राजा होगा मामलुक, तो इजिप्ट का सुल्तान मामलुक था, उससे भी थ्रेट था। ठीक है ना, तो मर्चेंट के द्वारा इनकरेज किया गया, वेनिस के जो मर्चेंट थे उन्होंने इनकरेज किया कि हुज लिक्विडेटिव कॉमर्स वाज नाउ एट रिस्क ड्यू टू द पोर्तुगीज इंटरफेरेंस। अब जो मर्चेंट थे वेनिस के, उन्होंने अपना मतलब कि इनकरेज करा खुद को, उन्होंने देखा कि हमें अब पोर्तुगीज़ के इंटरफेरेंस से खतरा है, यानी पोर्तुगीज़ अब यहाँ व्यापार करने आ गए हैं, इससे हमें खतरा है। क्यों, क्योंकि वेनिस के जो मर्चेंट थे उनको सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि ट्रेड कौन कर रहे थे, वही कर रहे थे, उन्हें पता चल गया कि पोर्तुगीज़ ने वहाँ पे आकर के अपना व्यापार शुरू कर दिया है और वो इंटरफेयर भी कर रहे हैं। तो इस बारे में वेनिस के जो मर्चेंट्स थे उन्हें पता चल गया।
तो इजिप्शियन ने क्या करा, रेड सी के अंदर अपनी एक फोर्स भेजी। क्या भेजी? फोर्स भेजी। अब भाई कोई भी किसी भी व्यक्ति के अगर व्यापार को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो वो तो एक्शन लेगा। भाई अरब्स का जो सुल्तान मामलूक था उसे पता चल रहा था, उसको वहाँ के व्यापारी आके बता रहे थे कि पोर्तुगीज़ तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी शिप को कन्फिस्टिकेट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, हमारे व्यापार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजिप्ट का मामलूक तो एक्शन लेगा। उसने एक्शन क्या लिया? उसने रेड सी में क्या भेजी? अपनी फ्लाइट भेजी, अपनी फोर्स भेजी। और क्या करना चाहता था वो? पोर्तुगीज़ का जो एडवांस था, पोर्तुगीज़ जो अराइव कर रहे थे वहाँ पे, उसे स्टॉप करना चाहता था। 1507 में क्या होता है? द पोर्तुगीज स्क्वाड्रन वॉज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ ड्यू बाय द कंबाइंड इजिप्शियन गुजरातियन नेवीज एंड अल्मेडा सन वाज किल्ड। अब क्या होता है कि जो वहाँ पे इजिप्ट था, इजिप्शियन की जो फोर्स थी, उस इजिप्शियन की फोर्स के साथ किसकी फोर्स मिल गई? गुजरात की नेवी और इजिप्शियन फोर्स दोनों ने मिल करके क्या करा? पोर्तुगीज़ की फोर्स को हरा दिया। और इस बैटल के अंदर अल्मेडा का जो बेटा था उसकी डेथ हो जाती है। कब की बात है ये? 1507 की। यानी कि इजिप्शियन फोर्स प्लस गुजराती नेवीज दोनों ने मिल करके 1507 में क्या करा? पोर्तुगीज़ की कंबाइंड फोर्स को हराया। और इस बैटल के अंदर अल्मेडा का जो बेटा था उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है ना। अगली साल क्या होता है? अल्मेडा इस बात का बदला लेना चाहता है और वो क्या करता है? दो नेवी शिप होती हैं। डिफीटेड बाय टोटली क्रूजिंग टू नेवी शिप, अल्मेडा's विजन वाज टू मेक द पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। नेक्स्ट ईयर अल्मेडा जो होता है अपना बदला लेता है और वो 2 नेवी शिप्स जो होती है ना टोटली पूरी तरीके से क्रश कर देता है और हरा देता है। ठीक है ना। डिफीट बाय टोटली क्रशिंग 2 नेवीज। अल्मेडा का विजन क्या था? अल्मेडा का विजन था कि वो पोर्तुगीज़ को बनाना चाहता है मास्टर। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। क्योंकि समुद्र के थ्रू व्यापार हो रहा है। अगर तुम्हारा समुद्र पे पूरी पावर होगी, तुम्हारी समुद्र पे तुम्हारा पूरा कब्जा होगा, तो तुम ओवरऑल क्या कर सकते हो? उस क्षेत्र पे कब्जा कर सकते हो। तो अल्मेडा ने क्या सोचा था कि वो पूरी तरीके से क्या करेगा? इंडियन ओशन का मास्टर बनेगा। इसीलिए उसकी जो पॉलिसी है उसको क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना। इसमें उसने लिखा भी है, जितना ज़्यादा हम पावरफुल होंगे सी पे, हम उतना ही ज़्यादा इंडिया पे व्यापार पसेस कर पाएंगे। अगर हमें पावर पसेस नहीं कर पाए तो हमारा फोर्ट्रेस और शोर सब बेकार हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनकी स्पेलिंग याद करना क्योंकि इनकी स्पेलिंग इनके वर्ड्स से मैच नहीं कर पाती है। स्पेलिंग अल्फांसो डी ALBUQUERQUE। तो क्या नाम है इनका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है ना। फ्रांसिस डी अल्मेडा कब आए थे? 1505 में। अब आएंगे कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो थे वो किसके सक्सीड हुए थे? अल्मेडा, यानी अल्मेडा के बाद आए थे। ये भी कौन थे? एक पोर्तुगीज़ गवर्नर थे और इनको ही रियल फाउंडर माना जाता है। यानी ईस्ट में पोर्तुगीज़ की पावर के स्टेबलाइजमेंट का जो रियल फाउंडर है वो किनको माना जाता है? इनको ही माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इन्होंने क्या कंप्लीट किया था? उन्होंने अपनी डेथ से पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने सिक्योर करा था क्या? ठीक है ना। इन्होंने क्या सिक्योर किया था? तो ईस्ट में जो रियल फाउंडर है पोर्तुगीज़ की पावर को स्टेबलाइज करने के, उनका नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा? ही सिक्योर्ड फॉर पोर्तुगल द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशन। इन्होंने क्या करा? अपना जो इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था इंडियन ओशन पे उसको सिक्योर करने की कोशिश करी पोर्तुगल के लिए। उन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो बेस बनाया है ना, और सी पे एंटर करने के लिए एंट्रेंस को देखा। पोर्तुगीज़ जो थे वो ईस्ट अफ्रीका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ठीक है ना। रेड सी में भी और मुझ मालाबार में और मलक्का में। पोर्तुगीज़ जो था अल्बुकर्क के समय में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन्होंने परमिट सिस्टम ले रखा था शिप्स बनाने के लिए, एक्सरसाइज कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे शिप बिल्डिंग सेंटर भी उन्होंने बना लिए थे। जो टिम्बर था जो गल्फ में मिलता था और जो रेड सी का रीज़न था जो शिप बिल्डिंग के लिए अच्छा था, उसको पोर्तुगीज़ को अपने ऑब्जेक्टिव को प्रूव करने में उससे काफ़ी हेल्प मिली। अल्बुकर्क ने क्या करा था? गोवा को जीता था। किससे? सुल्तानपुर ऑफ बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है ना। बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर के सुल्तान के कंट्रोल में था हमारा गोवा। तो बीजापुर के सुल्तान से किसने कंट्रोल में लिया? पोर्तुगीज़ ने कंट्रोल में लिया। कब लिया? 1510 में। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है ना। अब ईज़ पे लिया उसने, कब्जा नहीं किया, उसने ईज़ पे लिया। ईज़ मतलब क्या है? कुछ पैसों के बदले। जो प्रिंसिपल पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजापुर का वो क्या हुआ? फर्स्ट बेट ऑफ इंडियन टेरिटरी। बीजापुर का सुल्तान का प्रिंसिपल पोर्ट था वो पहला बेट बना इंडियन टेरिटरी का, जिसको यूरोपियन कंट्रोल में आया। ठीक है ना। कब आया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय में। अब क्या होता है कि अबॉल्यूशन, इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इस रूल का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या था कि इन्होंने सती का अबॉल्यूशन कर दिया था। जब गोवा जो है पोर्तुगीज़ के अंडर में आया था 1510 के अंदर सुल्तान बीजापुर के सुल्तान से, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा काम वहाँ पे क्या किया था? सती का अबॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है ना। आगे पोर्तुगीज़ के जो मैन थे हु हैड बिकम द वॉयर्स एंड स्टेड बैक इन इंडिया वर फ्रॉम अल्बुकर्क डे एनकरेज टू टेक लोकल वाइब्स। पोर्तुगीज़ के जो लोग थे उन्होंने क्या सोचा था कि वो अगर इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो अल्बुकर्क
जो थे उन्होंने इनकरेज करा लोकल जो वाइफ्स हैं उनको, ठीक है ना, उनको लोकल वाइफ्स को इनकरेज करा क्या कि जो गोवा और प्रोविंस थे नॉर्थ के, दे स्टेबलाइज देमसेल्फ एज विलेज लैंडलॉर्ड। उन्होंने क्या बोला कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो क्या करेंगे अपने आप को गोवा में और नॉर्थ के प्रोविंस में अपने आप को किस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, जैसे कि लैंडलॉर्ड। उन्होंने क्या करा, नए रोड्स बनाए, इरीगेशन का वर्क किया, नई जो क्रॉप्स थी जैसे टबैको और कैशू नट, हमारे यहाँ पे जो तम्बाकू की खेती है और जो कैशू नट की खेती है, ये दोनों खेती और प्लांटेशन बहुत सारे हैं, कोकोनट के प्लांटेशन, इन सब हमारे यहाँ पे कहाँ से आए, पोर्तुगीज़ से आए। यानी पोर्तुगीज़ ने हमारे यहाँ पे टबैको, कैशू रूट, कैशू नट और बेटा प्लांटेशन शुरू किया था, कैशू नट, टबैको और बेटा प्लांटेशन, ठीक है। तो गोवा और जो नॉर्थ के प्रोविंस उन्होंने यहाँ पे अपने आप को किस तरीके से स्टेबलाइज करा, विलेज लैंडलॉर्ड के रूप में, ठीक है ना। नए रोड्स बनवाना, इरीगेशन का वर्क करना, नई क्रॉप का इंट्रोडक्शन करना, ये सारे काम क्या करे पोर्तुगीज़ ने गोवा में शुरू कर दिए और नॉर्थ में शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने उसे ईस्ट पे लिया था बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं तो सिटी जैसे गोवा और कोचीन है ना, दे सेटल एज आर्टिशन एंड मास्टर क्राफ्टमैन बिसाइड बीइंग ट्रेडर। ये यहाँ पे ट्रेडर बनने से पहले एक आर्टिशन और मास्टर क्राफ्ट्समैन के रूप में सेटल हो चुके थे, ठीक है ना, कि इसके आर्टिशन और मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में सेटल हो चुके थे ट्रेडर्स बनने के अलावा। ट्रेडर्स तो थे ही, लेकिन साथ साथ आर्टिशन और मास्टर क्राफ्टमैन का भी काम इन्होंने किया गोवा और कोचीन में। ज़्यादातर जो पोर्तुगीज़ थे केम टू लुक अपॉन दियर सेटलमेंट रेदर देन पोर्तुगल एज होम। वो ज़्यादातर जो पोर्तुगीज़ थे वो क्या करते थे, अपने सेटलमेंट के आसपास ज़्यादा रहते थे अपने घर के अलावा, यानी अपने घर में नहीं रहते थे वो, जो उनके सेटलमेंट हुआ करते थे, जो जगह वो उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री लगा वो उन्हीं के आसपास ही ज़्यादा रहा करते थे जो पोर्तुगीज़ थे, ठीक है ना। तो मैं ये 3-4 जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, है ना, किसके बारे में पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। दूसरे पास हमने पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। उसके बाद हमने पढ़ा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है किसके, अब पोर्तुगीज़ के। अब हम कल पढ़ेंगे नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हमारी पोर्तुगीज़ स्टेट्स तो और अच्छी शुरू हो जाएंगी गवर्नर्स का वर्क खत्म होने के बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू।